चलिए अब हम लोग वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हम लोग वीडियो देख रहे थे, एंशिएंट हिस्ट्री का ही वीडियो देख रहे थे। अभी ये मेरा नोट्स 2 का वीडियो सीरीज चल रहा है ऑलरेडी। जो है ये इसके पहले का जो ये बुद्धिज़्म का ये पार्ट ही कंटिन्यू कर रहा है हम लोग। और इसके पहले जो बुद्धिज़्म का ये यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ पे स्टार्ट कर चुके थे हम लोग। यहाँ पे इस नोट्स को आप देख सकते हैं यहाँ बुद्धिज़्म के बारे में। और हमने ये एक और इसके पहले ये सारा चीज़ ये जो है नोबल ट्रूथ उपस्था था, इसका क्या होता है हीन यान महायान, और फाइनली जो है लास्ट जो है बोधिसत्व तक हम लोग ने देख चुका था कि बोधिसत्व का क्या मतलब होता है। ठीक है, बोधिसत्व का मतलब होता है जो सेल्फलेसली होकर के मानव कल्याण के लिए काम करे। ठीक है, और ये बोधिसत्व किसका हिस्सा है? ये महायान का हिस्सा। हम लोग ये देखे थे, ये हीनयान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और ये भी देख चुके कि जो वैविश्य स्कूल है और स्वतांत्रिका है, ये जो है हीनयान स्कूल का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं महायान। अब महायान जो है बुद्धिज़्म में भी 2 सेक्ट आता है। एक आता है माध्यमिका स्कूल और एक आता है विज्ञानवाद। इसको माध्यमिका स्कूल या इसको शून्य माध्यमिका, इसका पूरा नाम है शून्य माध्यमिका स्कूल, शून्य माध्यमिका, या इसको शून्यवाद भी से हम लोग जानते हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक जो है नागार्जुन है। ठीक है, इनको जो है इस माध्यमिका स्कूल को जो है शून्यवाद से भी जाना जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। माध्यमिका को जो है शून्यवाद से भी कहते हैं। और माध्यमिका स्कूल का मतलब क्या होता है? ये डॉक्ट्रिन ऑफ मिडिल पोजीशन, मतलब कि हमको 2 एक्सट्रीम पोजीशन होता है, इस 2 एक्सट्रीम पोजीशन को नहीं चुन करके इसका जो बीच का जो पोजीशन होता है, बीच का जो पाथ होता है, हमको उसको लेकर के चलना है। तो ये आ जाता है माध्यमिका स्कूल। ठीक है, मिडिल पोजीशन, डॉक्ट्रिन ऑफ मिडिल पोजीशन क्या हो गया? माध्यमिका स्कूल। और माध्यमिका स्कूल किसका हिस्सा है? महायान का हिस्सा है। महायान में हम लोग देखे थे, इसमें जो है भगवान का मूर्ति का पूजा होने लगा था। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? नागार्जुन। ठीक है, और नागार्जुन ही जो है मतलब वहाँ पे चाइना जा कर के वहाँ पे महायान को बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये शून्यवाद होता है। शून्यवाद का मतलब कि यहाँ शून्य का मतलब होता है ओनली एम्प्टी और वाइड एग्जिस्ट, मतलब कि साधारण भाषा में बोलते हैं कि शून्य का मतलब होता है कि खालीपन एक तरीके से होता है कि वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में अगर बताने भी बैठेंगे तो फिर आधा 1 घंटा और लग जाएगा। शून्यवाद होता क्या है, इसमें शून्य का क्या मतलब होता है, फिर शून्य के बताएंगे, फिर इसमें ट्रुथ के बारे, इसकी ट्रुथ और रियलिटी के बारे में बताता है कि अच्छे इसके हिसाब से रियलिटी क्या होता है। तो फिर ये एक अलग ये फिलॉसफी का फिर ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो ये हमारे प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हम लोग को बस इस एग्ज़ाम के हिसाब से हम लोग के लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि शून्यवाद जो है वो किस सेक्ट से बिलोंग करता है। जो शून्यवाद है ये हम लोग का माध्यमिक स्कूल के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है महायान से बिलोंग करता है। और इसके जो फाउंडर है वो नागार्जुन फाउंडर है। ठीक है, इसको मैंने ट्रिक बताया था, जैसे माध्यमिका M फॉर माध्यमिका, N फॉर नागार्जुन, M के बाद N आता है। ठीक है, माध्यम, ये मध्यम से हम लोग जानते हैं, मध्यम मतलब होता है बीच का, तो मध्यम हो गया, तो इसको मिडिल पोजीशन का इसका नाम रखेगा। शून्य का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ एम्प्टी एग्जिस्ट करता है, खाली एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा जो भी है वो इल्यूजन है। ठीक है, अब आता है एक जो विज्ञानवाद आता है। विज्ञानवाद क्या है? महायान का जो है हिस्सा है। विज्ञानवाद किसका हिस्सा है? महायान का हिस्सा है। ठीक है, तो अब ये विज्ञानवाद क्या होता है? इसको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्शियसनेस जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉन्शियसनेस के बारे में होता है कि चेतना के बारे में बताता है कि हम यहाँ पे हर चीज़ जो है वो चेतना ही है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो चेतना नहीं है। यहाँ हर चीज़ चेतना के बारे में बात करता है कि तो ये अगर बोला जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्शियसनेस किससे संबंध रखता है, वो विज्ञानवाद से संबंध रखता है। ठीक है, और ये है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ जो कॉन्शियस होता है ये किसको लीड करता है? वे ऑफ योगा को। ठीक है, खैर ये योग धारा क्या होता है, योगा क्या होता है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये टर्म इसके लिए आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टर्म आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये फिलॉसफी से इससे रिलेटेड है। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्शियसनेस जब हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर में ये एक उसका पार्ट होता है। तो खैर इसमें हमको जानना नहीं है, बस ये समझ लें कि हम लोग को ये जो चेतना का बात होता है, तो चेतना का जो ये है वो विज्ञान के बाद में ही इसके जिक्र होता है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे मैत्रेयनाथ। ठीक है, मैत्रेयनाथ जो है इसके फाउंडर थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके फाउंडर कौन थे? मैत्रेयनाथ। तो इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा, जो विज्ञानवाद का फाउंडर थे वो मैत्रेयनाथ थे। इसका मतलब होता है जो भी यूनिवर्स हमको दिख रहा है, जो भी हमको दुनिया दिख रहा है ना, जैसे कोई इंसान दिख रहा है, कोई पेड़ दिख रहा है, कोई पौधा दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, हवा दिख रहा है, ये सब हम लोग के दिमाग का एक इमेज है, एक थॉट है।
जो हम लोग को बाहर वैसा दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे कि अब ये क्या, जैसे कहते हैं कि हमको हरा पे हरा ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना वो हम लोग को बनाया कि सामने हरा दिखे तो इसलिए हरा दिखे। तो फिर इससे सवाल उठाया जाता है कि ठीक है ये पेड़ हमको हरा दिख रहा है तो ये दूसरा इंसान को भी वो हरा क्यों दिख रहा है। तो वो बोलता है कि एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग का जो दिमाग में जो थॉट कैसा है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल जो है एक्सट्रीम जो नॉलेजफुल ओमनिशिएंट होते हैं वो हमारे दिमाग में ऐसा थॉट ऐसा प्रोड्यूस करता है कि वो हमको पेड़ हरा दिखे, इसलिए वो पेड़ हमको हरा दिखता है। अगर दूसरे व्यक्ति को भी पेड़ हरा इसलिए दिखता है कि हम लोग के दिमाग में ऐसा सिस्टम ही बनाया गया कि वो चीज़ हमको हरा दिखे। तो ये हम लोग का जो यहाँ जो इंटायर जो यूनिवर्स होता है ना वो सिर्फ हमारे दिमाग का एक इमेज होता है, इसलिए हमको वैसा दिखता है। और हम लोग का दिमाग एक कंट्रोल्ड है। खैर ये फिलॉसफी का एक पार्ट होता है, तो इस हम लोग को जीएस के हिसाब से इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देकर के समझाया था। फिर ये वेस्टर्न फिलॉसफी में जब पढ़ते हैं तो ये सेम बात ये वेस्टर्न फिलॉसफी में भी जो रैशनलिज्म आता है ना वहाँ पे ये इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ना होता है। खैर हमारा जीएस का पार्ट है कि जो विज्ञानवाद होता है, विज्ञानवाद वो महायान सेक्ट के अंदर में आता है और इसके प्रतिपादक का नाम होता है मैत्रेयनाथ। हालांकि बीपीएससी अभी तक इससे पूछा नहीं है, लेकिन बीपीएससी जिस हिसाब से डिफ़िकल्टी बढ़ा रही है ये हो सकता है कि पूछ दे। ये अदर्स स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब एक और सेक्ट आता है, नया सेक्ट, ये आता है वज्रयान, ठीक है। ये मिडिवल के समय में, मिडिवल जब हम लोग समय आता है, जब मिडिवल टाइम हर्षवर्धन के बाद है, तो ये वज्रयान जो है 12th सेंचुरी में 13th सेंचुरी में तिब्बत में बहुत ज़्यादा इसका विस्तार होता है, ठीक है। और ये ये होता है कि ये मैजिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इसको कहते हैं। यहाँ पे जो है तंत्र मंत्र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं। और इसमें तंत्रिज्म जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो ये सबसे इसका वज्रयान का सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट जो है हमारा विक्रमशिला, जो बिहार के भागलपुर में है, वहाँ पे वज्रयान बहुत अच्छे से सिखाया जाता था पहले। तो वो इससे जो वज्रयान है उसी से संबंध है, ठीक है। इसमें धारणा क्या होता है, इसमें क्विक सेल्वेशन का बात होता है। क्विक सेल्वेशन मतलब कि हमको जैसे मोक्ष प्राप्त, यहाँ पे पूरा खेल है मोक्ष का बात होता है। तो यहाँ पे होता है कि हमको अगर तुरंत मोक्ष चाहिए, हम अब इतना दिन तक वेट नहीं कर सकते कि ज़िंदगी भर 40 साल 50 साल तक जो है मोक्ष के लिए हम लगे रहेंगे तब जा करके हमको मोक्ष मिलेगा। तो इसमें होता है कि इसमें तंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो हमको तुरंत मोक्ष मिल जाता है। तो इसमें क्या था कि इसमें क्या होता है कि हमको इसमें जादुई शक्ति, मैजिकल पावर जो है हमको इसमें मिलता है। तो इसको कहते हैं, इसी को जो मैजिकल पावर को ही वज्र कहा जाता है, ठीक है। जिसको उसके भाषा में थंडर या डायमंड के हिसाब से हमको ये इसको वज्र का सिंबलाइज किया जाता है, थंडर और डायमंड से, ठीक है। तो ये कहाँ पे अधिकतर, जब बिहार हो गया, बंगाल हो गया, तिब्बत के रीजन में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और आज भी हम देखते हैं कि ये बिहार, बंगाल और तिब्बत में, ये इस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट का और यहाँ तिब्बत के एरिया में बहुत ज़्यादा आज भी तंत्र जो है विद्या बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। और जैसे मैंने यहाँ पहले बताया था वज्रयान है, ये भागलपुर के जो विक्रमशिला में, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाया जाता है। तो इसको ऐसा याद कर सकते हैं, वी फॉर विक्रमशिला, वी फॉर वज्रयान, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है जो ललित विस्तारा। ललित विस्तारा क्या होता है, ये बुद्ध के जो है बायोग्राफी के ऊपर ये किताब है ललित विस्तारा, ठीक है। तो इसको किसके लिखा था, ये जो है संस्कृत मतलब कि प्राकृत भाषा में इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है, ललित विस्तार, ठीक है। और ये जो है इसमें ये पूछा जाता है ललित विस्तार किससे संबंध है, ये बायोग्राफी ऑफ बुद्ध है। इसे कंफ्यूज नहीं होना ऑटोबायोग्राफी से, ठीक है। ये यहाँ पे याद रखना, ये बायोग्राफी है बुद्ध का, ठीक है। तो ये, और ये किस भाषा में लिखा गया है, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है, या इसको गाथा भी बोलते हैं। तो इसको इस भाषा में लिखा गया है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बायोग्राफी ऑफ बुद्ध है, ये याद रखना पड़ेगा, ललित विस्तार, ठीक है। और जो बुद्ध चरित्र होता है ये संस्कृत में लिखा गया है, तो ये ललित विस्तार प्रकृत में लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है कि संस्कृत में, लेकिन जो बुद्ध चरित्र है वो संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। इसमें बुद्ध के बारे के ऊपर में ही लिखा जाता है, बुद्ध चरित्र के बुद्ध के बारे में ही। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो बुद्ध चरित्र है किसके द्वारा लिखा गया है, ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। यहाँ इसको ए और ये वी ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और चरित्र में भी लास्ट में ए आता है, और इसमें अश्वघोष में भी जो है लास्ट में ए आता है, ठीक है। उस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, आर्किटेक्चर। अब जो बुद्ध का जो आर्किटेक्चर होता है, जो एक इसका फेमस स्तूपा होता है, स्तूपा में हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसमें जो बुद्ध का जो रेलिक्स होता है वहाँ पे उस स्तूपा में हमको पाया जाता है। और ये स्तूपा हमको कहाँ दिखता है, हमको सांची में दिखता है, बारहुट में दिखता है, अमरावती में दिखता है, ये सब फेमस स्तूपा है, ठीक है। तो ये सांची किससे रिलेटेड है, बुद्ध के स्तूप से रिलेटेड है। बारहुट किससे रिलेटेड है, बुद्ध के स्तूप से। अमरावती किससे रिलेटेड, बुद्ध के स्तूपा से रिलेटेड है।
और यहाँ एक इसका जो कन्हेरी है, जो बॉम्बे के पास पड़ता है, कन्हेरी एक जगह है, वहाँ पे क्या है, बुद्ध का केव है, स्तूप नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा। कन्हेरी में बुद्ध का केव हमको मिलता है। और जो कार्ले, पुणे, नासिक है, हमको यहाँ पे भी जो है बुद्ध का आर्किटेक्चर दिखता है। हालांकि ये बीपीएससी के साथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इस साइड को देख लीजिए, ये सारा साइड जो है बुद्ध से संबंध रखता है, ठीक है। अब आते हैं हम बुद्ध के बारे में, हम लोग लगभग सारा चीज़ पढ़ लिए हैं। कुछ कुछ फैक्ट जो है, जैसे बुद्धिस्ट जो काउंसिल के बारे में और भी एक्सप्लेन करके हम लोग नेक्स्ट वाले मेरे नोट्स में और इसकी डिटेल, इससे ज़्यादा डिटेल में दिया है। हम लोग जब वो पढ़ रहे होंगे तब उस समय हम लोग को देखेंगे। और हालांकि बहुत सारा पॉइंट हमने इसके पहले वाले जो मेरे नोट्स के वीडियो का एक्सप्लेनेशन है, एंशिएंट हिस्ट्री नोट्स 1 करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें ये सारा चीज़ और भी एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये हम लोग का सेकेंड नोट्स है, तो बहुत सारा ये सारा टॉपिक जो है ऑलरेडी नोट्स 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट है और कुछ पॉइंट इस नोट्स 2 में और कुछ पॉइंट नोट्स 3 में है। तो आपको सीरीज से ये सारा जो है वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री का आपको सीरीज देखना पड़ेगा हर एक चीज़ को डिटेल से समझने के लिए, ठीक है। मैंने टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल जहाँ तक हो सका है वो किया है, और हर एक पॉइंट में मैंने ये समझाया कि कहाँ पे किस तरीके से एग्जामिनर हम लोगों को फंसा सकता है। तो आपको एक बार ये सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन भगवतिज्म, जिसको ठीक है, जिसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको वैष्णविज्म से हम लोग भी दोनों समझते हैं कि भगवतिज्म जो है वैष्णविज्म के बारे में हम लोग क्या है। अब आगे पढ़ते हैं। तो इसमें सुप्रीम गॉड जो है, इसमें जो सबसे मुख्य जो भगवान होते हैं, इसमें जो है भगवान विष्णु को जो है प्रदान किया गया है, ठीक है, भगवान शंकर को नहीं है। और इसमें क्या होता है कि जो सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष जो हमको जो है ना भगवान के एक तरह का प्रसाद है। इसका अर्थात ये मतलब है कि जब भगवान जब चाहेंगे ना तब हमको मोक्ष मिलेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल अपने हिसाब से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है, ठीक है। भगवान का जब मन होगा, भगवान का जब इच्छा होगा, वो अपने हिसाब से एक प्रसाद के रूप में हमको आशीर्वाद के रूप में मोक्ष प्रदान करेंगे, ठीक है। और ये कैसे, इसका तरीका क्या है, हम भक्ति करेंगे तभी हमको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। ये भगवतिज्म और वैष्णविज्म में ये एक मुख्य बिंदु होता है कि हम भक्ति के द्वारा जो है भगवान विष्णु को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भगवतिज्म होता है, ये सबसे ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जिक्र हमको कौन से बुक में मिलता है, इसके हमको ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, इसका हमको बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। सबसे पहला बार हमको इसमें श्री कृष्ण का जो किसमें हमको जिक्र सबसे पहले मिलता है, वासुदेव कृष्ण का छांदोग्य उपनिषद में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छांदोग्य उपनिषद से हमको भगवतिज्म या भगवान विष्णु के बारे में, कृष्ण के बारे में हमको जिक्र मिलता है। और सबसे पहले जो है वासुदेव कृष्ण का जिक्र हमको किसमें मिलता है, वासुदेव श्री कृष्ण का जिक्र हमको छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छांदोग्य उपनिषद में ये पॉइंट पूछा जा चुका है कि कृष्ण का जिक्र सबसे पहले कौन से उपनिषद में मिलता है, तो कृष्ण का जिक्र सबसे पहले हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं। अब जैसे कृष्ण में लास्ट में ए आता है, छांदोग्य में भी लास्ट में ए आता है, ठीक है। अब जैसे कृष्ण हो गया, ठीक है, कृष्ण तब के से स्टार्ट होता है, और इसको कृष्ण ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कृष्ण, ठीक है। और छांदोग्य जैसे ये सी के और का, सी और के का जो प्रोनाउंसिएशन है ना लगभग सेम है, सी और के का, तो उस तरीके से ऐसे सी के नाम का एक कंपनी भी है, तो वो हो गया, तो उस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब जो कृष्ण है वो अधिकतर जो है ना, मतलब कि इस बात पे ज़्यादा जोर देते हैं कि जो हमको भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों मार्गों को मिला करके ही हम चलेंगे तो मोक्ष हमको मिल सकता है। तो ये कृष्ण जो है सबसे ज़्यादा जोर कैसे देंगे कि भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों मार्गों को हम जोड़ करके चलेंगे, तीनों मार्गों को लेकर के चलेंगे तो हम जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको 10 अवतार का जिक्र मिलता है, भगवान विष्णु का 10 अवतार का जिक्र मिलता है, जिसमें कि जो बुद्ध होते हैं, गौतम बुद्ध होते हैं, उनको भी एक अवतार के रूप में देखा गया है, ठीक है, 90वें अवतार के रूप में। और जो 10वां अवतार जो है वो कल्कि अवतार है, वो आने वाला है। इस पर एक मूवी भी आई है कल्कि, तो जो कल्कि अवतार है वो आने वाला है, और जो 9वां अवतार है वो भगवान बुद्ध हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आता है यहाँ पे आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट क्या होता है, ये पुष्टि मार्ग को बोलता है कि पुष्टि मार्ग, और इसके प्रतिपादक कौन है, मक्काली घोषाला, ठीक है। इसको मैंने ट्रिक से पिछले वाले नोट्स के वाले वीडियो में बताया था, जिस तरह से घोंसला, चिड़िया घोंसला बनाकर रहती है और वो इंसान से दूर, एक किसी दूर पेड़ पे घोंसला अलग से बनाकर रहते हैं, उसी तरह आजीविका क्या करते हैं कि समाज से दूर होकर के किसी एक दूर गुफा में वहाँ पर जा कर के रहते हैं, ठीक है। और इसका ये आजीविका सेक्ट जो है के फाउंडर मक्काली घोषाला हो गए, ठीक है। और इसके जो है कि
ये पुष्टि मार्ग के परिपादक। पुष्टि मार्ग क्या होता है? पुष्टि मार्ग होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, और हमको जो मिलना होगा वो हमको मिल के ही रहेगा। तो एक तरह का कि ये बोलते हैं कि जो यहाँ पे ऑलरेडी है, हर चीज़ पहले से डेस्टिन्ड है, किसको किसका कितना नाम होने वाला है, किसको कितना पैसा मिलने वाला है, इस बस खाली हम लोग उस इवेंट को देख रहे हैं, जिसको जो मिलना हो वो मिल के रहेगा, ठीक है। इसलिए वो लोग पहाड़ पे बोले कि पहाड़ पे भी रहे, अगर हमको बचना होगा तो हम बचेंगे, मरना होगा तो बचेंगे, ठीक है। तो ये आजीविका सेक्ट है, ये मक्काली गौशाला से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है मेटेरियलिज्म, ठीक है। मेटेरियलिज्म के बारे में कौन बोलता है? अजीत केशवकम्बलम, ठीक है। ये जो चारवाक जो हम लोग बोलते हैं चारवाक है, ये चारवाक दर्शन को ही मेटेरियलिज्म कहा जाता है, चारवाक दर्शन, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन सा कहते हैं, या इसको भौतिकवाद भी कहते हैं। मेटेरियलिज्म को हिंदी का होता है भौतिकवाद। भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? उसके फाउंडर का नाम है अजीत केशवकम्बलम, ठीक है, अजीत, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा, जो मेटेरियलिज्म है, जो भौतिकवाद है, इसके जो फाउंडर है अजीत केशवकम्बलम है, ठीक है। तो अभी मेटेरियलिज्म को क्या कहते हैं? चारवाक भी कहते हैं, ठीक है, चारवाक, ठीक है, चारुवाक मतलब मीठा बोलने वाला, ठीक है। अब हालांकि इसके बारे में सबको पता ही है कि मेटेरियलिज्म में क्या होता है, कि यहाँ पे जो है भगवान को भी डिनाई कर देते हैं, इसमें स्वर्ग नर्क सबको डिनाई कर देता है, मोक्ष सबको डिनाई कर देता है। और इसका एक फेमस कोटेशन है, यत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लो घी पियो, ठीक है। और उसका और भी श्लोक है, भूतम भूत शिव वाला, उसका और भी श्लोक है। तो अभी इसको हम डिटेल में नहीं बताते हैं, बस ये है कि भगवान को बोलते हैं कि जो भी है यही दुनिया है, हमको इसी दुनिया में रहना है, हमको किसी दूसरे दुनिया से ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हम लोग खाएंगे पिएंगे मर जाते हैं, और इसके अलावा और कुछ है नहीं है, ठीक है। तो इसके जो फाउंडर थे अजीत केशवकम्बलम थे, ठीक है। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा, अजीत से नाम याद कर सकते हो, बहुत सिंपल नाम है अजीत, ठीक है। तो अजीत इतना सिंपल नाम है, इसीलिए वो क्या होता है, ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होता है अजीत, ठीक है, मतलब जिसने जीता नहीं है, मेटेरियलिज्म, ठीक है। अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के बारे में हम लोग देखते हैं कि टोटल 16 महाजनपद थे। 2 जनपद थे जो कि आज के पाकिस्तान में है, एक है गांधार, एक है कम्बोज। इसको कैसे याद करेंगे? GK, ठीक है, G फॉर गांधार, K फॉर कम्बोज। तो ये हो गया, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो गांधार है वो उसको क्या, वो आज के पेशावर में का एरिया को गांधार हम लोग कहते हैं, ठीक है। और जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, जो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, तो उसको वो कहाँ पे है? वो गांधार में है, कम्बोज में नहीं है। ये पूछता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो तक्षशिला जो है ये गांधार में है, ठीक है। और यहीं पे जो हमारे जो आचार्य चाणक्य है या विष्णुगुप्त है, वो यहीं गांधार से ही पढ़े थे, ठीक है। यहीं से पढ़ करके वापस से वो बिहार में मगध में आए थे, तक्षशिला के ही वो गुरु थे, ठीक है, गांधार, ठीक है। और ये पेशावर के थे, ठीक है। तो इसको ऐसे ये हो गया पेशावर, तक्षशिला, गांधार। और आता फिर कम्बोज, ठीक है, कम्बोज भी हमारा है, जो आज का रजौरी है वो कम्बोज का एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, बस ये है कि गांधार कहाँ पे है, इसका ये क्या है, तक्षशिला कहाँ पे, कम्बोज कहाँ, ठीक है। अब आता 16 महाजनपद। हम लोग यहाँ पे जैसे कि सबसे यहाँ पे जैसे मत्स्य हो गया, जो राजस्थान का एरिया है, अलवर है, जयपुर है, तो वो मत्स्य वाला रीजन हो गया। तो ये हो गया जो कुड़ू है, ठीक है, कुड़ू हो गया, ये दिल्ली का एरिया है। पांचाल हो गया जो पीलीभीत का एरिया है, बरेली का एरिया, ये सब पांचाल हो गया, ठीक है। इसका कैपिटल क्या था? इंद्रप्रस्थ था, ठीक है, कुरु का, ठीक है। अब आता जो सूरसेना मथुरा का, आज का जो मथुरा है वो सूरसेना वाला रीजन था उस समय का, ठीक है। वत्स जो ये वाला है, ये सूरसेना के बगल में एक वत्स करके एरिया था, एक जनपद था, ठीक है, यमुना नदी के किनारे था ये। एक आता अवंती, ठीक है। अवंती क्या होता है? ये आज का जो MP और मालवा वाला रीजन था वो अवंतिका वाला रीजन आता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा एरिया वाइज जनपद था। तो ये याद रखना पड़ेगा, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। और ये भी फैक्ट पूछा चुका है, जैसे ये मैच है कॉलिंग में पूछता है, जैसे मत्स्य दे देगा, सूरसेन दे देगा, कुड़ू दे देगा, तो ये इसका कौन कौन सा आज के समय का एरिया, तो ये याद रखना पड़ेगा। मत्स्य है मतलब मछली है, तो ये है ये क्या होगा, मछली जल की रानी है, तो जे हो गया, जे जल, जे मत्स्य हो गया, ठीक है। और जो सूरसेना हो गया, ठीक है, सूरसेना, सेना में भी लास्ट में ए आता है, मथुरा में भी लास्ट में ए आता है, ठीक है।
ठीक है। तो सुर हो गया, मिले जो सुर तुम्हारा हमारा वही है, मथुरा वाला यहाँ पे हो गया। अब कुरु हो गया, तो कुरु पांचाल तो हम लोग को पता ही रहता है। कुरु जो कौरव का जो दिल्ली का जो रीजन है कुरु हो गया। पांचाल, पी से पांचाल, पी से पीलीभीत वाला रीजन हो गया, ठीक है। और कुरु का राजधानी क्या था? इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ के ही तो वहाँ पर जो ये महल बनाया था कौरव अपना, और उसी में ही तो ये सबको बुलाया गया था उस महल में। उसी महल ये इंद्रप्रस्थ में एक्चुअली इसका महल था, ये पांडव का महल बना था, ठीक है। उसमें यही कौरव आया था और कौरव जो है वहीं पे उसका बेइज्जती हो जाता, तो फिर वार स्टार्ट हो जाता। खैर ये हो गया। अब आता है अवंतिका बोल दिए। अब अश्माक, ये अश्माक का एक फैक्ट है कि ये जो है नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में इस्टेब्लिश होता है अश्माक, ठीक है। और अश्माक क्या है? ये गोदावरी के नदी के किनारे इस्टेब्लिश रहता है। और जो अश्माक है ये क्या है? ये सबसे साउदर्न जनपद में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे साउदर्न मोस्ट जनपद कौन है? अश्माक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आता है कोशाला। जो कोशाला जो है आज का जो ये श्रावस्ती जो है कोशाला वाला रीजन है, ठीक है। यहीं पे ही जो प्रसन्नजीत जो है रूल करता था, कोशाला का ही। और प्रसन्नजीत हम लोग पढ़े थे कि किसके कंटेम्प्रेरी था? ये बुद्ध के कंटेम्प्रेरी में था। तो हम लोग कैसे याद किए थे? BP, ठीक है। बी फॉर बुद्ध और पी फॉर प्रसन्नजीत हो गया था, ठीक है। वो कहाँ कहते? कोशाला कहते, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं काशी। काशी तो वाराणसी हम लोग जानते ही हैं। और जो छेदी वाला रीजन था, ठीक है, वो तो बुंदेलखंड का है, ठीक है। ये तो ऐसे भी पता रहता कि छेद बंद करना है, छेद बंद करना, तो छेद बंद करो, तो छेदी हो गया, बुंदेलखंड हो गया। अब आता मगध। मगध का तो सबको पता है कि पटना गया, ये वाला सब रीजन जो है, ये सब जो है मगध का रीजन आता है, ठीक है। पाटलिपुत्रा वाला ये सब। तो और एक आता है मल्ला। मल्ला है, ये कौन सा रीजन है? ये देवरिया का रीजन है, मल्ला। ए लास्ट में ए आता है और लास्ट देवरिया में भी लास्ट में आता है, ठीक है, मल्ला। और हम लोग पता है कि जो कुशीनगर है वो कुशीनगर कहाँ पे है? वो देवरिया में ही तो है। यहीं पे तो भगवान जो है महापरिनिर्वाण हुआ था भगवान बुद्ध का, तो मल्ला से, ठीक है। और एक आता है वज्जी। वी फॉर वज्जी, वी फॉर वैशाली। ये बिहार में हम लोग जानते हैं कि वज्जी वैशाली है, गणराज्य था, सबसे पहला पुराना गणराज्य यही था, वैशाली गणराज्य, लिच्छवी। और आता अंग। अंग जो आज का भागलपुर रीजन है वो क्या है? उस समय अंग कहलाता था, ठीक है। आज का जो भागलपुर रीजन है उस समय अंग कहलाता। इसका राजधानी क्या है? चंपा, ठीक है। और मगध का राजधानी क्या था? पहले राजगीर था, फिर पाटलिपुत्रा लाया गया था। इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले सेक्शन में, नेक्स्ट वाले नोट्स में, ठीक है। कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा जनपद कौन है? अश्माक, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? अवंती, ठीक है। गांधार कंबोज कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। मगध के बारे में देख लिए, अंग के बारे में देख लिए, वज्जी के बारे में देख लिए। सबसे ज़्यादा हम लोग भगवान बुद्ध ने सरमन दिया था, एस फॉर सरमन, एस फॉर श्रावस्ती, ऐसे हो गया, ठीक है, इस तरीके। और जो ये क्या कहते हैं, जो मल्ल ये वाला रीजन है, एक और है जो मल्ला वाला रीजन है, वो देवरिया का रीजन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाला, जो श्रावस्ती है वो आज का क्या है? अयोध्या वाला रीजन है। ये पॉइंट याद है, जो श्रावस्ती है, कोशाला श्रावस्ती, वो आज का जो है अयोध्या वाला जो रीजन है वो उस समय का था। तो मतलब जो आज का जो अयोध्या था वो एक समय प्रसन्नजीत वहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। तो मतलब एक समय वो बुद्ध वाला पूरा रीजन था, बुद्ध लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलोवर थे। अब आता है मगध के बारे में। तो मगध का सबसे पहला अपीयरेंस हमको कहाँ दिखता है? मगध के बारे में सबसे पहला जिक्र कहाँ मिलता है? हम लोग को अथर्ववेद में मिलता है। हम लोग 4 वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे लास्ट में अथर्ववेद कहाँ आता है? जिक्र आता है, मगध का जिक्र आता है, अथर्ववेद में आता है। अब आता है हरण्यक डायनेस्टी, ठीक है, हरण्यक डायनेस्टी। तो हरण्यक डायनेस्टी क्या फाउंडर कौन थे? हरण्यक डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार, ठीक है। फिर आता है अजातशत्रु, फिर इसके फाउंडर आते हैं उडाइन। इसके पहले इसका जो पीछे कहानी है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बिंबिसार है, बिंबिसार को इसका खुद का बेटा मारता अजातशत्रु, फिर अजातशत्रु का खुद का बेटा इसको जो है मार देता उडाइन। और उडाइन जो होता है ना वो पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाता है। और इसके पहले राजधानी क्या होता था? राजगीर होता था, ठीक है। और जो है हम लोग पता है कि राजेंद्र प्रसाद जो हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो उनको जो है अजात शत्रु का जो है डेजिग्नेशन दिया गया है। मतलब उनका कोई शत्रु नहीं है, उनका कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है। और ये अजात शत्रु का एक और फैक्ट है, ये सबसे लंबा शासक था, बहुत दिन तक ये रूल किया था। और ये उडाइन जो है ये पाटलिपुत्रा को जो है मगध का राजधानी बनाया था। और ये क्या किया था? एक किला का निर्माण किया था जो गंगा और सोन के
जहाँ पे मिलती है ना, वहीं पे ही अपना एक मतलब राजधानी को सेट किया था और वहीं पे ही किला बनाया था और उस किला को चारों बगल से घेरा दिया था। इसका एविडेंस हमको आज भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाने वाला कौन था? उदयन था। फिर हर्नेक डायनेस्टी के बाद आता है कौन सा डायनेस्टी? शिशुनाग डायनेस्टी आता है, या जिसको बोलेंगे नाग डायनेस्टी। ठीक है, और नाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? शिशुनाग हो गए। ये अपने टाइटल पे एक डायनेस्टी बना दिए। ठीक है, और ये फिर क्या किए? ये फिर वैशाली को राजधानी बनाए। पहले हम लोग राजगीर राजधानी था, राजगीर को राजधानी को कन्वर्ट किस में किया? पाटलिपुत्र में उदयन किया। अब पाटलिपुत्र को फिर कहाँ पे लेके गया? वैशाली को लेके गया। ठीक है, जो गांधी सेतु से होकर जो हम लोग जाते हैं, तो वैशाली को फिर ये क्या किया गया कि राजधानी बनाया गया। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, और इसके जो है इसके एक रूलर थे काल अशोका। और हम लोग देखे काल अशोका के समय में क्या हुआ था? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ बैठाया गया था? सब जो भी राजा होते हैं वो जो बुद्धिस्ट काउंसिल बैठाते हैं वो अपने राजधानी में बैठाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है ना, इसलिए कैपिटल को यूज किया जाता है। तो हम लोग ये देखें कि जो बिंबिसार जो है बुद्ध के साथ कंटेम्प्रेरी, जब बुद्ध जब मर जाते हैं 483 BC, मतलब महापरिनिर्वाण होता है, जब शरीर छोड़ देते हैं, तो उस समय उसके जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में कौन करवाते हैं? अजातशत्रु के अंदर में होता है। ये अपने राजधानी कहाँ पे करवाते हैं? अगर बिहार है तो बिहार का यहाँ पे राजगीर में करवाते हैं अपनी राजधानी। ठीक है, फिर जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कौन करवाते हैं? फिर ये नाग डायनेस्टी के काल अशोका। ठीक है, काल अशोका, ये फिर ये अपने राजधानी वैशाली में करते हैं। तो देखिए यहाँ राजगीर हो गया, फिर आ गया वैशाली, फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होगा आपका, फिर ये होगा पटना या पाटलिपुत्रा में होता है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बनाता है। पहले यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर कश्मीर चला जाएगा। ठीक, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, जो काल अशोक है वो नाग डायनेस्टी के एक रूलर थे, और ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को सेटअप किए थे वैशाली में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है ये पर्शियन और ग्रीक का इन्वेजन जब हुआ था, ये बोले ये पहला फर्स्ट फॉरेन कॉन्क्यूरर जो है वो उसका नाम था साइरस। ये 588 से लेकर 32 BC में ये इसका नाम आता है कि ये पहला, ये इसको कोई पर्शियन इसको बताता है, कोई इसको ग्रीक बताता है। तो हम लोग का जो पहला इन्वेजन था, कहीं पर्शियन का नाम आता है, कहीं ग्रीक का भी नाम आता है, तो इसका नाम था साइरस। ठीक है, हु हैड एक्सपेडिशन टू इंडिया एंडेड इन फेल्योर बट गॉट विक्ट्री इन काबुल एंड कन्क्वर्ड एनाटोलिया एंड बेबीलोनिया। वही बोला, वो इंडिया पे एक्सपीडिशन किया था, लेकिन इंडिया को पूरी तरह से जीत नहीं पाया, हार गया, लेकिन वो कुछ हिस्सा में जीतने में समर्थ हो गया ये साइरस। ये साइरस कौन सा एरिया जीतता है? आज का जो हम लोग काबुल देख रहे हैं अफगानिस्तान में है, वो उसको जीत लेता है, और एनाटोलिया, ठीक है, और बेबीलोनिया को भी ये जीत लेता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट, हम लोग का जो इंडिया होता है एनाटोलिया, काबुल, बेबीलोनिया तक फैला हुआ रहता था। तो ये उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो पहला जो हम लोग का इन्वेजन था वो पर्शियन या तो ग्रीक इन्वेजन हम लोग का रहा था। कहीं अगर ऑप्शन में ग्रीक रहेगा तो ग्रीक भी मार सकते हैं, और कहाँ पर्शियन रहेगा तो आप पर्शियन भी टिक लगा सकते हैं। तो दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। उसका नाम है साइरस। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब आते हैं आफ्टर पर्शियन, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए किसी बुक में पर्शियन कहीं आफ्टर, इसको पर्शियन यहाँ पे लिया गया है कि पर्शियन के बाद जो है ग्रीक जो है ये सेकेंड था जो इन्वेड किया था इंडिया पे। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो इंडिया के जो सबसे बगल में कौन सा कंट्री है वही इन्वेड करेगा। पहले तो पर्शिया था जो आज का ईरान है वो किया, फिर पर्शिया से कुछ दूर है ग्रीक, तो फिर वो सेकेंड वो लोग इन्वेड किया इंडिया पे। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो पहले बगल में पहले वही परेशान करता, फिर कुछ दूर के लोग परेशान करते हैं। तो पर्शिया के बाद कौन सा है? ग्रीक है। ये सेकेंड इन्वेडर था, इन्वेड किया था इंडिया में 4th सेंचुरी BC पे। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब जो आता है अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर क्या होता है? ये हेडाप्सिस का लड़ाई लड़ता है। ठीक है, ये कहाँ, इस कौन से नदी के किनारे होता है? ये झेलम नदी के झेलम, और इसमें क्या होता है? पोरस के खिलाफ लड़ाई करते हैं। तो इसको मैंने ट्रिक से बनाया है, झेलम में पोरस का पेलम हो गया। ठीक है, तो पोरस पेलम, इस तरीके से मैंने ये ट्रिक बना करके याद किया था। झेलम पेलम इस तरीके से मैंने याद किया था। दोनों में मामा करता, और प से होता पेलम, प से होता पोरस। इस तरीके से मैंने याद किया था। आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि याद करने के लिए वो कुछ ट्रिक बनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे कौन था? अलेक्जेंडर ने ये लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ हेडाप्सिस का। ठीक है, हेडाप्सिस, तो ये नाम उस तरीके से भी लग रहा है, थोड़ा इंग्लिश नाम टाइप का हेडाप्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये झेलम नदी के किनारे, झेलम में पोरस का हो गया पेलम। तो फिर ये जब पोरस को हरा देता है ये अलेक्जेंडर, तो फिर वो क्या करता है? ब्यास नदी के पास पहुंचता है। ठीक है, और ब्यास नदी में फिर जब क्या होता है, नंद का जो आर्मी होता है, उस समय नंद डायनेस्टी का रूल कर रहा था इंडिया पे, और वो नंद डायनेस्टी के शासक किसका नाम था? धनानंद।
तो धनानंद का जब आर्मी देखता है ना तो अलेक्जेंडर तो कुछ थोड़ा फाइट करता है, लेकिन डर के मारे जब देखता है कि नहीं सक पाएंगे तो भाग जाता है। तो हम लोग वो कहाँ कौन सा नदी में था, ब्यास नदी में हम लोग उसका जो है लड़ाई किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब अलेक्जेंडर कहाँ पहुँचा, ए के बाद आता है बी, तो वहाँ पोरस को हरा करके फिर क्या गया, बी के पास पहुँच गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या होता है, लोग रिटर्न हो जाते हैं नंद का जब इतना बड़ा सेना देखता है। तो फिर ये क्या होता है, जब ब्यास नदी को छोड़ के जाता है तो फिर बेबीलोन पहुँचता है, ठीक है। बेबीलोन में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसको जो है जहर दिया गया, ये दिया गया, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और वहीं पे ही क्या करता है, अपना सांस छोड़ देता है। तो ये 323 BC में जो है ना मतलब कि मर जाता है। तो इसका उम्र बहुत छोटा होता है, लगभग 30 के आसपास इसका उम्र रहता है। तो ये बोला है ना कि जब हम मरेंगे, जब मेरा लाश जाएगा, जब इसका लास्ट में जिससे बात किया गया तो बोला कि मेरा एक हाथ जो है ना बाहर की ओर रख देना और मेरा हाथ जो है खाली रहना चाहिए, खुला हुआ रहना चाहिए। वो इसको सिंबलाइज करता है कि हम लोग यहाँ पे जो भी आ रहे हैं, जितना भी हम लोग महत्वाकांक्षा रख रहे हैं हम लोग, लेकिन अंत में हम लोग खाली हाथ ही जाएंगे। तो इतना ज़्यादा जो टेंशन लेते हैं, इतना ज़्यादा साम्राज्य को बढ़ाने का काम करते हैं, तो वो अपने हिसाब से सोच समझ कर करे, क्योंकि इतना टेंशन ज़िंदगी में लेना, ये करना वो करना, क्योंकि अंत में कुछ जाने वाला नहीं आपके साथ। तो वो इसी चीज़ के बोलते हैं, उतना ग्रीड नहीं रखना है अपने आप के लिए, ठीक है। और अशोका का मुझे भी एक रॉक एडिक्ट में याद आ रहा है। अशोका एक रॉक एडिक्ट में ये चीज़ लिखवाते हैं, स्क्रिप्ट करवाते हैं, जब कलिंगा वार जब होता है, जब इतना बड़ा युद्ध करते हैं, तो बोलते हैं ना कि कुछ मतलब कि फेम के लिए अपना, कि मेरा नाम चारों बगल फैल जाए, ये हो जाए, अपना फेम के लिए काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने फेम को बढ़ाने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। ये एक रॉक एडिक्ट में अशोका के द्वारा भी जो है ये लिखाया गया था। एग्जैक्टली वो रॉक एडिक्ट कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा है, हम लोग जब नेक्स्ट नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये चीज़ को पढ़ेंगे। हालांकि वो सवाल एक बार भी पूछा नहीं गया है कहीं पे, तो इसलिए उस हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, ठीक है। लेकिन ये सारा पीछे स्टोरी था, मैंने ये बता दिया। जो अलेक्जेंडर जो बेबीलोन पहुँचते हैं, फिर खुद के लोग इसको जो है मतलब कि जहर दे देता है, फिर ये 323 BC में मर जाता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जो होता है कि अगर आप बड़ा साम्राज्य क्रिएट करते हैं तो आपके ऊपर जो है ना, तो इस तरह का खतरा जो है मंडराते रहता है हमेशा। अब आते हैं हम लोग मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो मौर्य के समय में क्या होता है, जो अर्थशास्त्र है ये जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये जो है आर शर्मा के द्वारा जो है, आर शर्मा शास्त्री के द्वारा जो है 1909 में डिस्कवर किया था। हम लोग ये अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं कि किसका किताब था, ये चंद्रगुप्त जी का किताब था, और ये जो है पॉलिटी के ऊपर बेस्ड है ये किताब है, ना कि इकोनॉमी के ऊपर। और ये किनके द्वारा डिस्कवर किया था, आर शर्मा शास्त्री, ये इंपॉर्टेंट, आर शर्मा शास्त्री 1909, ये इंपॉर्टेंट है 1909, ये इंपॉर्टेंट है 1909। उसमें कौन सा हम लोग का मॉडर्न इंडिया में मोर्लेमेंटो ही ना था वो, उसी समय ये था मोर्लेमेंटो। तो अर्थशास्त्र उस समय डिस्कवर किया था। और जो जस्टिन था ना, वो क्या करता ना, वो एक मतलब अलेक्जेंडर जो भारत पे जो हमला करता है उसके ऊपर जो कैंपेन बनाता है, और किस तरीके से जो चंद्रगुप्त का जो फिर उदय होता है, अलेक्जेंडर फिर जब जीतता है नंद डायनेस्टी को अलेक्जेंडर जब हार जाता है नंद डायनेस्टी के सामने से, फिर नंद डायनेस्टी को 2 साल के अंदर में ही जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको हरा करके फिर पावर में आता है। तो ये इसके बारे में कौन बताता है, इसके बारे में जो है जस्टिन नाम का जो एक ऑथर है, इसके बारे में बताते हैं। तो ये विदेशी ऑथर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जस्टिन जो है इसके बारे में बताते हैं। तो जस्टिस क्या होता है, न्याय करते हैं। तो न्याय क्या होता है, अलेक्जेंडर के बारे में, क्योंकि ये विदेशी नाम है तो अधिकतर क्या कर कि ये अलेक्जेंडर के बारे में बात करेंगे ही करेंगे, उस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं ये इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र जो किनके द्वारा डिस्कवर किया था, आर शर्मा, शास्त्र है तो शास्त्री, और ईयर भी याद रखना चाहिए, क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है, जैसे आर शर्मा शास्त्री हो गया, फिर पंचतंत्र हो गया, विष्णुगुप्त के द्वारा हो गया, ठीक है। और सब जैसे कि हो गया, ये कौन कौन सा नाम होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट उतना भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम बहुत है, शास्त्र और शास्त्री। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग, जो अशोका का जो टाइटल है उसको पियादासी भी कहते हैं, इसको देवम प्रिया भी कहते हैं, इसको प्रियादर्शी भी कहते हैं। तो ऐसा बहुत सारा हम लोग को रॉक एडिक्ट में जो हमको देखने के लिए मिलता है, पियादासी, देवम प्रिया, प्रियादर्शी। तो ये अशोक का ही टाइटल है। और जो 7th रॉक एडिक्ट्स में ना मतलब कि ये धम्मा के बारे में बताते हैं, किस तरीके से हमको जो टॉलरेंस वाला स्वभाव रहना चाहिए हर एक रिलीजियस सेक्ट के बीच में, नीड फॉर टॉलरेंस एमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट। अगर हर धर्म का जो सेक्ट होता है अगर आपस में अगर टॉलरेंस वाला रख ले
अगर ये टॉलरेंस का वैल्यू अगर अपना ले तो फिर क्या होगा कि आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात बोलते हैं। 7th रॉक एडिक्ट्स में इस चीज़ का जिक्र होता है, ये पूछा जा चुका है। और जो 13th रॉक एडिक्ट्स है उसमें तो जो कलिंग वार, जो कलिंग में जो युद्ध लड़ा जाता है, जब जो जीत जाते हैं तो ये 13th रॉक एडिक्ट्स में इसका जो है विक्ट्री का जिक्र होता है। तो 13th जो है ना, अधिकतर जो है इसको बहुत लोग जो अनलकी वर्ड, अनलकी जो नंबर इसको समझते हैं 13th वेस्टर्न में। तो 13 13 हो गया। अब 13 में कुछ अनलकी ही काम होगा, मतलब क्या होगा कि कलिंग का वार होगा। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। और 7 है, 7 में क्या होता है कि सभी धर्म के बारे में टॉलरेंस, अच्छा धर्म के बारे में जिक्र। अब 7 जो नंबर होता है ना, ये जैसे कि ये नंबर बहुतों का ये होता है लकी नंबर होता है या फेवरेट नंबर होता है। तो 7 में कुछ ये टॉलरेंस होना है, अच्छा काम करना है, इस तरीके से लोग को समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो इलाहाबाद पिलर पे है, जो हम लोग देखे थे ना कि समुद्रगुप्त के समय जो है इलाहाबाद पिलर का जो है सेटअप किया गया था, और उसमें जो है संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त का जो है के ऊपर जो है लिखा गया था हरिसेन के द्वारा। तो अब उसी पिलर के ऊपर भी ना अशोक भी जो है अपने मौर्य एम्पायर के बारे में लिखाते हैं। तो ये भी याद रखना पड़ेगा। वो पिलर को जो है ना अशोक जो है मौर्य एम्पायर जो है कि जो है अशोका जो है ये मौर्य एम्पायर के द्वारा भी जो है ना कि उसके अशोका का हमको जिक्र मिलता है, ठीक है। ये वाला अब आता है जहांगीर का भी, जो हमको ना उसी पिलर के ऊपर जो है लिखा हुआ अवशेष हमको मिलता है। जहांगीर कौन था? ये मुगल अम्पायर के शासक थे। और समुद्रगुप्त कौन थे? गुप्ता अम्पायर के ये रूलर थे। और अशोक थे जो थे वो मौर्य के अम्पायर। हाँ, ये जो पिलर है ना ये अशोक के द्वारा ही सेटअप किया गया था, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है ये बाद में आते हैं। गुप्ता पीरियड जो है मौर्य पीरियड के बहुत बाद में ये आता है गुप्ता पीरियड। तो इसीलिए जो है ये पिलर जो है ना अशोका के द्वारा ही सेटअप किया गया था, ठीक है। तो अधिकतर पिलर जो है अशोक के द्वारा ही सेटअप किया था। तो ए फॉर इलाहाबाद, ए फॉर अशोक। और उसमें अशोक का तुमको जिक्र मिलेगा ही मिलेगा जब खुद पिलर सेटअप किए हैं। और समुद्रगुप्त भी इसी पिलर के ऊपर पे जो है संस्कृत भाषा में हरिसेन के द्वारा जो है अपना गाथा लिखवाते हैं। और फिर जो है जहांगीर जो है मुगल एम्पायर जो था उस समय का, जहांगीर भी इसके ऊपर जो है अपने बारे में लिखवाता है। तो ये 3 जो पॉइंट याद रहना चाहिए, ठीक है। मौर्य का भी, गुप्ता का भी, मुगल, ये 3 जो है इस पिलर से संबंध रखता है। ये याद रखना, हरिसेन के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं उस पर जोर दे रहा हूँ। अब जाता है भबरू एडिक्ट्स, ठीक है। भबरू एडिक्ट्स तो बहुत तरह का एडिक्ट्स, एक मेजर एडिक्ट्स, एक माइनर एडिक्ट्स था। जो भबरू एडिक्ट्स है ना वो क्या होता है ना कि वो अशोका जब ये बुद्ध को अपनाते हैं उसमें हमको इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। बी फॉर बुद्धिज्म, बी फॉर भबरू। तो भबरू एडिक्ट्स कहाँ मिलता है हमको? या राजस्थान में मिलता है, ठीक है। तो राजस्थान में अशोका रूल कर रहा है यहाँ पे, और राजस्थान के एडिक्ट्स में हमको इसका अवशेष मिलता है कि जो वो बुद्धिज्म को जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। भबरू एडिक्ट्स कहाँ मिलता है? सबसे पहला ये पूछा गया, राजस्थान में मिलता है। इसमें क्या होता है, जो अशोक जो बुद्ध धर्म को अपनाते हैं उसको इसके बारे में जिक्र मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है जो चंद्रगुप्त जो है ये सेलुकस निकेटर को जो है हरा देता है। ये चंद्रगुप्त जो है सेलुकस निकेटर को हरा देता है। ये सेलुकस निकेटर कौन होता है? ये सेलुकस निकेटर होता है अलेक्जेंडर का एम्बेसडर। हम लोग देखे जब अलेक्जेंडर क्या हुआ था, ब्यास नदी से में नंद डायनेस्टी था, नंद डायनेस्टी को देख करके उसका आर्मी को देख करके भाग जाता है। 323 BC में ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। जब ये अलेक्जेंडर मर जाता है ना तो इसका साम्राज्य जो है आपस में बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो ठीक है। और हर पार्ट्स को हर कोई रूल करता है। तो अलेक्जेंडर के नाम पे ही रूल कर रहा था एक इंडिया के ही पास जो पार्ट रहता है बेबीलोनिया एंटोलिया में, ये सेलुकस निकेटर, ठीक है, वहाँ पे ये रूल कर रहा होता है। तो सेलुकस निकेटर को रूल करता है। तो ये एक तरह का, ये पहले अलेक्जेंडर का एम्बेसडर के रूप में वहाँ पे रूल करता है। तो लेकिन ये जब चंद्रगुप्त, अब उस समय जैसे ही क्या होता है कि 2 साल बाद, जैसे ही 323 BC में क्या होता है कि अलेक्जेंडर मरता है और 2 साल के अंदर में जो है चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब कि जो नंद डायनेस्टी का जो रूलर थे धनानंद है, तो उस समय क्या होता है ना ये चंद्रगुप्त मौर्य इसको हरा करके अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेता है 321 BC में। 321 BC में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेता है। अब ये एक नया राजा आ गया। तो अब ये सेलुकस निकेटर क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ता है और ये क्या होता है, हार जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है ना तो ये क्या होता है, हारने के बाद अपना इसका जो अपना खुद का बेटी होता है हेलेन, ठीक है, ये हेलेन जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य उससे क्या करता है, फिर शादी कर लेता है, इस हेलेन से शादी कर लेता है। फिर इसके बाद इसका बच्चा होता है और उसी के बच्चा का नाम होता है
ये बिंदुसार, ठीक है, बिंबिसार नहीं होता, ये कंफ्यूज नहीं होना है, बिंबिसार, इसका नाम होता है बिंदुसार। बिंबिसार ये हड़नेक डायनेस्टी का था, ठीक है, पहले वाला, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चंद्रगुप्त का बेटा होता है बिंदु, ठीक है, बिंदु, बिंबी नहीं, बिंदु, ठीक है। तो इस ये किसका उपज होता है, ये होता है इस जो हेलेन जो ये सेलूकस निकेटर अपनी बेटी को जो दे देता है, उसी से ये शादी करता है और उसी से ये बेटा निकलता है बिंदुसार, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको अमित्र गाथा के नाम से भी जानते हैं, अमित्र गाथा, और या इसको सलियर ऑफ फो भी कहते हैं। ये फो को हराया था, ठीक है, उसको ख़त्म किए थे, तो इसलिए इसको सलियर ऑफ फो भी कहता है, और ये अमित्र गाथा भी इसको कहता है, ठीक है। और इनका जो इंटरेस्ट था, बिंदुसार का जो इंटरेस्ट था, वो आजीविका सेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट था। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो लास्ट में इंटरेस्ट आ गया, ये जैन धर्म के ऊपर इंटरेस्ट आ गया। फिर वो जैन धर्म को अपना लेते हैं और राजपाट छोड़ करके जो है वो मॉन्क के रास्ते आगे चले जाते हैं। तो खैर वो बात की बात है। अब इसी समय ये मेगास्थनीज जो थे, ये चंद्रगुप्त के ही समय में ये यहाँ पे एज एम्बेसडर जो है सेलूकस निकेटर के हारने के बाद क्या होता है, एज एम्बेसडर मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रख देते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त के कोर्ट में एज मेगास्थनीज जो है मौजूद रहता है, एम्बेसडर है, ठीक है, रूप में। और ये कौन सा बुक लिखता है, इंडिका बुक लिखता है, ठीक है। और उसमें 7 कास्ट या क्लास के बारे में जिक्र होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि मैंने ये पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो इनका जो बेटा होता है वो बिंदुसार होता है, उसको अमित्र गाथा भी कहते हैं, इसको सलियर ऑफ फो भी कहते हैं, और इसको जो है आजीविका सेक्ट में इंटरेस्ट रहता है। और इनके फाउंडर जो है मक्काली घोषाला है, हमने पहले ही बात कर लिया, ठीक है। अब आता है जो बिंदुसार है, इसका जो कॉन्टैक्ट था उसको एंटियोकस I के साथ इसका अच्छा कॉन्टैक्ट था, ठीक है। ये कौन था, ये सीरिया का राजा था, ठीक है, ये सीरिया का राजा था बिंदुसार, इसका उसके साथ अच्छा कॉन्टैक्ट था, ठीक है, बिंदुसार का। ये सीरिया के जो राजा होते हैं एंटियोकस I, उसके साथ इनका अच्छा कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको जो है ना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से। चलिए, थैंक यू।